हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आपका स्वागत है आपके चैनल पे दीपक क्लासेस। आपको पता होगा, आपने इससे पहले हमने नीट के काफ़ी क्वेश्चन और काफ़ी पेपर कर लिए हैं। 2020 22 कर लिया, 21 कर लिया, 20 कर लिया, तो उसके बाद मेरा 19 भी कर लिया। थोड़ा सीक्वेंस टूट गया है, तो उसके बाद में सीधा 12 13 14 करा दिए मैंने। तो बच्चों, अब मैं आपको पहले सीक्वेंस वाइज करा रहा हूँ। 2018 कोई 5 साल की करता है, कोई 10 साल की करता है। मैं तो ये कहूँगा आपसे, अगर आप मैदान में उतर ही गए हैं तो आपको सारे गुण आने चाहिए। मैदान से वापस कैसे जीत के जाओगे? इसका मतलब ये है, अगर आप नीट के फील्ड में आ ही गए हैं तो आपको बच्चों सारे पेपर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर लगाओ। जितना पेपर लगाओगे उतने कंसेप्ट खुलेंगे, और जितने कंसेप्ट खुलेंगे एग्ज़ाम में उतनी दिक्कत नहीं होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। मैं ये कहूँगा आपसे कि प्रीवियस ईयर से सिमिलर पैटर्न पे बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, और कभी कभी किस्मत अच्छी रही तो प्रीवियस ईयर डायरेक्ट भी आ जाता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 10 साल के प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो आप फिजिक्स में पूरे नंबर ले आएंगे। ये कड़वी सच्चाई है। आप पूरे नंबर तभी ला सकते हैं जब आप प्रीवियस ईयर को विद कंसेप्ट पढ़ेंगे, सीखेंगे, और आपको एक पैटर्न का पता लगेगा। अब जरूरी नहीं है ना बच्चों, आपको वेलोसिटी पूछिए कभी तो कभी एक्सेलरेशन पूछेगा, तो जैसे वेलोसिटी निकालते हैं आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना भी आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। आएगा एनसीईआरटी से, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं तो 100% आप नंबर ला सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। चलते हैं, ज़्यादा फालतू ज्ञान नहीं देना है, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। बस हम गाइड करने आए हैं तो गाइड करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन ऑलरेडी लगा हुआ था। 5 सेकंड के टाइम में क्वेश्चन चले जाता है, आपको पता ही है। तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, शायद अटेम्प्ट भी कर दिया होगा। अब हम करते हैं इसको, और यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं हो रहा बच्चों। अगर आप मेरा को पेपर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं देख रहे हैं, आपके कंसेप्ट भी चेक हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपनी तारीफ, अपना मुंह मिट्ठू अच्छा नहीं लगता। द पावर रेडिएटेड बाय योर ब्लैक बॉडी इन पी, इज पी होना था, ये इन पी लिखा है इसमें, एंड इट। अच्छा, एक बात और, पेपर स्टार्ट करने से पहले आप कोशिश करें कि आप सारे पेपर के प्रिंट आउट लेके सॉल्व करें। समझ में आ रहा है? उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जब मैं क्वेश्चन लगाऊं तो आपके सामने पेपर रहेगा। ठीक है, बार बार आगे पीछे कहाँ जाएंगे। तो क्वेश्चन दिया है, द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज पी एंड इट, इन लिखा है, मिसप्रिंट हुआ है, इज पी एंड इट रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट। इफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज सो दैट इट्स रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ इतना। मतलब टेम्परेचर कुछ रहा होगा लैम्डा नॉट पे, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमारा जो टेम्परेचर है बच्चों वो चेंज हो गया। तो आपसे कह रहे हैं, सो इट रेडिएट इतना, तो वेवलेंथ इतने पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। एंड पावर, उस समय पावर कितनी हो जा रही है, एन पी। पहले पावर पी थी, मैं बना ही लेता हूँ लोगों। एनी इनिशियल बात अगर मैं आपसे करूँ, इनिशियल आपका जो डेटा दिया है, आपको पावर दे रखी है बच्चों पी, आपको वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा नॉट। ठीक है, अब आपको टेम्परेचर मान लो कुछ दिया है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ टी नॉट। तो आपसे कह रहा है फाइनल कंडीशन में क्या हुआ। फाइनल कंडीशन मीन ये मैंने अपने मन से बना दिए। अगर पावर एन पी है और आपकी वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम कह रहा है 3 λ/4 है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज हुआ है, मैंने इसको T1 ले लिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू निकालिए। समझ रहे हैं आप n क्या होगा? तो क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट हो रहा है, पहले पीछे आते थे, अब तो फिजिक्स आगे आ रही है। 136 क्वेश्चन है आपका। तो बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि n क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में एक तो लिखा है मैक्सिमम, ये जो लैम्डा है ना बच्चों, ये मैक्सिमम है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन लैम्डा क्या है, हमारा मैक्सिमम है। तो आपको ध्यान क्या देना है, पूरी फिजिक्स में आपने
पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी लिखा है तो समझ जाओ चैप्टर में ब्लैक बॉडी से क्वेश्चन है पहली बात। अब ब्लैक बॉडी में भी कोई सब टॉपिक होगा तो आपने वेवलेंथ और टाइम का रिलेशन कहीं एक जगह पढ़ा है, नाम है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स लॉ कह देता हूँ मैं, ठीक है। तो वीन्स साहब ने जो लॉ दिया उन्होंने क्या कहा कि जो लैम्डा एम मैक्सिमम वेवलेंथ है किसी करस्पॉन्डिंग टाइम पे इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है बच्चों। ये आपने लॉ ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ठीक है, मैंने आपको याद दिला दिया। अब यहाँ से आप ध्यान देने की बात ये है, आप देखेंगे लैम्डा जो हमारा टी है वो कांस्टेंट के नीचे लैम्डा भेजेंगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ये भी आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये है अगर लैम्डा चेंज हो रहा है इतनी वैल्यू से तो इसका मतलब है जो फाइनल वैल्यू कितनी चेंज हो रही है आप यूँ निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसमें दो केस के लिए लगाऊं टी नॉट T1/T0 इक्वल टू, ये नीचे है तो जो लैम्डा नॉट है वो नीचे, मैंने नीचे लिखा है तो लैम्डा नॉट ऊपर पहुंच जाएगा और जो ये वाली वैल्यू है ये नीचे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसको आप वो करेंगे तो जो आपका टी होगा ना बच्चों वो कितना होगा T/T0 4/3, ठीक है। तो इससे आप ये समझ सकते हो जो हमारा टेम्परेचर है अगर आप ये देख सकते हैं तो 4/3 के फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ से अगर आप वीन्स लॉ लगाते हैं तो जो आपका टेम्परेचर है T1 वो 4/3 के प्रपोर्शन में बढ़ रहा है T1 के। तो आपसे पूछा है कि रेडिएटेड पावर कितनी होगी, तो रेडिएटेड पावर क्या होती है, जो हमारा वीन्स लॉ है उसमें जो रेडिएटेड पावर है वो किसके प्रपोर्शन होती है, वो होती है T के पावर 4 के, दैट मीन्स 4/3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 256/81, ठीक है। अब ये तो था मेरा बच्चों चैप्टर का क्वेश्चन। अब मैं आपको इसमें थोड़ा अंदर की बातें बताता हूँ। अंदर की बातें क्या, जो हम हर क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। जो मेरा वीन्स लॉ है बच्चों, इस वीन्स लॉ से आपसे अगर कभी इस कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा, इस कांस्टेंट की, तो आप इजीली निकाल सकते हैं कितनी होगी, और आप एनसीईआरटी में आपको दिया रहता है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने से पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, ठीक है। तो एक कोई भी ऐसी ब्लैक बॉडी जो कोई भी रेडिएशन, जैसे उस पर रेडिएशन आया ना तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है उसको, ठीक है, और ना ही उसको ट्रांसमिट कर रही है, मतलब वो कंप्लीटली उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कोई भी ऐसी ब्लैक बॉडी जो ना तो पूरा उसको ट्रांसमिट कर रही है और ना ही उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब उसमें जो भी रेडिएशन पड़ेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, पहली बात। अब जो ब्लैक बॉडी है बच्चों वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगी कोई भी रेडिएशन है, पहली बात तो ये है। इस ब्लैक बॉडी में बहुत सारी थ्योरी आई, एक आई किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ में ये आया कि जो हमारा रेशियो होगा, कुछ लॉ आए यहाँ पे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है किरचॉफ लॉ। ये आपका वो वाले किरचॉफ नहीं है, वहाँ वाले जो इलेक्ट्रिसिटी में थे। तो ये है इनका जो लॉ है वो है इमिसिव पावर, जो इमिसिव पावर होगी किसी बॉडी की और जो एब्जॉर्प्टिव पावर होगी सेम बॉडी की, वो सेम होती है सारे बॉडी के लिए। इसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। दूसरा लॉ यहाँ पे जो आता है वो ये आता है स्टीफन लॉ। वीन्स लॉ ही हम देख लेते हैं पहले। एक वीन्स लॉ आता है, तो वीन्स लॉ हमारा होता है किसी लैम्डा मैक्सिमम टेम्परेचर पे जहाँ पर वेवलेंथ मैक्सिमम हो रही है, अगर टेम्परेचर का प्रोडक्ट लेंगे कांस्टेंट आएगा। थर्ड हमारा आता है स्टीफन लॉ। तो स्टीफन लॉ क्या होता है बच्चों कि जो हमारी रेडिएट पावर है वो T4 के बराबर होती है। तो ये जो क्वेश्चन था ना बच्चों, ये दोनों का मिक्सचर था।
आपको टी दिया नहीं था, वेवलेंथ दिया था। तो ये आपका वो है। अब अगर कोई बॉडी, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, कोई सिस्टम है जिसका टेम्परेचर टी है, इसको सराउंडिंग कर रखा है किसी अदर बॉडी से जिसका टेम्परेचर टी नॉट है, और आपसे पूछा गया कि बताओ इस बॉडी में स्टेफन लॉ लगाओ। तो यहाँ पर जो ई होगा ना बच्चों, वो सिस्टम माइनस सराउंडिंग का माइनस करना पड़ेगा, दोनों के टी को लेके। ठीक है, एक लॉ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे नीट में हर बार क्वेश्चन आता है, और वो लॉ है बच्चों न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, अब इतना टाइम है नहीं कि हम बहुत डिटेल में पढ़ें, लेकिन एक थोड़ा मैप बना देता हूँ। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि आपके जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पे। रेट ऑफ कूलिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। और इसको थोड़ा सा जिससे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ टेम्परेचर θ1 से दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं तो T1 से ही दिखा रहा हूँ आपको, T1 माइनस T2 ओवर टी टाइम है बच्चों, इक्वल टू ये के है थर्मल कंडक्टिविटी, अपॉन में T1 प्लस T2 बाई 2, और माइनस एक टेम्परेचर और दिया रहेगा सराउंडिंग का T नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं कोई बॉडी है जो T1 से T2 किसी टी टाइम में कूल हो रही है, और ये इनका एवरेज है। ठीक है, और टी नॉट इसकी कोई सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग ग्रेटर विल बी रेट ऑफ कूलिंग। जितना उनके बीच में ये ज़्यादा होगा टेम्परेचर, उतना ही कूलिंग ज़्यादा होगा। जितनी गर्म चाय होगी उतने जल्दी में ठंडी होगी। ठीक है, तो ये वाला आप ध्यान में रखना। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं अगेन आपसे कहूँगा, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप उसको अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर भी नहीं बताऊँगा, आप खुद देखिए, वहाँ पर 2 टेम्परेचर दिया होगा, आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा इस टॉपिक से था, जिसमें हमको लैम्डा दिया था और निकालना था रेडिएटिंग पावर। और रेडिएटिंग पावर होती है बच्चों एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेडिएटिंग पावर क्या होती है, रेडिएटिंग एनर्जी रेडिएट कितनी हुई ओवर टाइम। और एनर्जी रेडिएट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसको भी लिख देते हैं, एनर्जी रेडिएट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एरिया एप्सिलॉन सिग्मा T4 इंटू टी, जहाँ पर आपका टी टाइम है, टी टेम्परेचर है, सिग्मा आपका स्टीफन कांस्टेंट है, इसके वैल्यू भी बता देता हूँ। ठीक है, और ये एप्सिलॉन जो आपका यहाँ पर एप्सिलॉन बना है, ये आपका इमिसिविटी है। ठीक है, और परफेक्ट ब्लॉक बॉडी के लिए 1 हो जाती है, तो याद रखना इस बात को। अच्छा, ये जो सिग्मा है बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है, स्टीफन कांस्टेंट है, ये सिग्मा है, इसकी वैल्यू होती है 5.67 10⁻⁻8। इसकी यूनिट भी आप बताओगे। तो आपके लिए 2 टास्क हैं इस क्वेश्चन में, सिग्मा की यूनिट बताइए और एक ये वाला क्वेश्चन करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, 2 वायर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम वॉल्यूम। बच्चों 2 वायर हैं, क्वेश्चन नंबर 137। 2 वायर हैं आपके पास, एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा। मैं 2 वायर बना रहा हूँ, कह रहा है जिसकी एक ही मटेरियल से बनाया, वॉल्यूम दोनों का सेम है। फर्स्ट वायर हैज़ क्रॉस सेक्शन ए, पहले वायर की जो क्रॉस सेक्शन है वो ए है, एंड सेकेंड वायर हैज़ क्रॉस सेक्शन 3 है, 3 गुना है। मोटा था, मैंने एक जैसे ही बना दिया। इफ़ लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल, अगर इसकी लेंथ को आप डेल्टा एल बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर इसकी लेंथ को आप डेल्टा एल बढ़ाते हैं, तो आपसे कह रहे हैं ऑन अप्लाइंग फोर्स लग के ही बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है। तो हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच सेकेंड वायर बाय सेम अमाउंट। तो कह रहा है भैया इसको भी आपने डेल्टा एल बढ़ाया, कहने का मतलब ये है, तो कितना फोर्स लगा रहे हो। इस पर एक फोर्स एफ लगाया, तो आपसे पूछ रहे हैं कि इस पर कितना लगा रहे हो। सेम होगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, ठीक है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे ऑब्वियस बात है ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसका ये है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, एरिया मोटा है ना इसका, 3 गुना है। अब जैसे ही आप इसमें देखते हैं,
आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वायर के केस में, यंग मॉडुलस में, एफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ओवर एल ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है, ये पहले के लिए। अब देखो सेम वायर है तो बच्चों इसका जो यंग मॉडुलस होगा वो इसके बराबर ही तो होगा। दूसरे वायर के लिए देखें तो y इक्वल टू, अब फोर्स इसका F1 है, एरिया इसका 3A है, ओवर डेल्टा एल ओवर एल हमें पता नहीं है, इसकी लेंथ हमें पता नहीं है, तो हम इसकी लेंथ निकालेंगे। अब लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों, वॉल्यूम सेम है, पहले वायर का वॉल्यूम इक्वल टू दूसरे वायर का वॉल्यूम। पहले वायर का वॉल्यूम कितना है, एरिया कितना है ए, लेंथ कितनी है एल। दूसरे वायर का एरिया कितना है 3A, लेंथ कितनी है हमें नहीं पता थी, हमने L1 ले ली, इसकी तो L दी है तो L1, तो यहाँ से आप देखेंगे तो L1 जो हो जाएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, L1 हो जाएगी आपकी 1/3। ठीक है, L1 कितनी हो जाएगी 1/3, इसमें हमारा अच्छा L/3 हो जाएगी ना, कटेंगे थोड़ी, तो ये L/3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो y है वो कितना आ जाएगा, एफ डैश ओवर, और 3 3 जा देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, ये एल हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप ये भी कह सकते हैं, ये फॉर्मूला ले लीजिए आप। ठीक है, पहले वायर का तो यही होगा, दूसरे वायर का जब वैल्यू रखेंगे एफ की जगह एफ डैश हो जाएगा, एल की जगह आपका L/3 हो जाएगा, और एरिया भी कितना है 3 है तो ये 9 हो जाएगा। अब आप देखें इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर आप क्या मिलेगा आपको, एफ एल ओवर ए डेल्टा एल इक्वल टू एफ डैश एल ओवर, ये एफ डैश मान लो इसको, 9A डेल्टा एल। तो सबसे सब कट गया, क्या बचा एफ डैश, ये पूरा, तो एफ डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 टाइम एफ, क्रॉस क्रिस क्रॉस इंटू कर लीजिए, ये आ गया। देखो बच्चों यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, एक तो यंग का आपको यंग मॉडुलस का आइडिया, दूसरा आपको इसमें ये पता होना चाहिए था कि वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ होता है, तो वॉल्यूम सेम है दोनों का तो हम इजीली कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं, यंग मॉडुलस के बारे में क्या होता है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा इलास्टिसिटी, ठीक है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इलास्टिसिटी चैप्टर में मैं आपको बताऊं, अगर हमारा स्ट्रेस होता है, एक हमारा स्ट्रेस नाम की चीज़ होती है, और बच्चों जो स्ट्रेस होता है ना वो 3 तरह का होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, पहला स्ट्रेस आप उसको बोल सकते हो, अच्छा पहले ही तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, जो स्ट्रेस है ना बच्चों वो है फोर्स अपॉन एरिया तो है, अगर उसको आप फिजिकली देखें वो है फोर्स अप्लाइड टू नॉर्मल, फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू सरफेस, ये आप बोल सकते हो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, प्रेशर भी तो यही है। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि स्ट्रेस और प्रेशर तो सेम ही चीज़ है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है, स्ट्रेस भी आपका है फोर्स अप्लाइड टू यूनिट नॉर्मल यूनिट एरिया, और प्रेशर भी यही है फोर्स अप्लाइड टू यूनिट नॉर्मल एरिया। बेसिक डिफरेंस ये है बच्चों, जो प्रेशर है वो हमेशा कॉम्प्रेस वाला नेचर में होता है, कॉम्प्रेसिबल नेचर का होता है प्रेशर। स्ट्रेस जो होता है वो मे भी हमारा कॉम्प्रेसिव हो सकता है, मे भी टेंसाइल हो सकता है। ठीक है, और एक बात बता दूं, प्रेशर हमेशा नॉर्मल होगा, लेकिन स्ट्रेस नॉर्मल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब नॉर्मल नहीं होगा तो वो टेंसाइल होगा, और टेंसाइल टेंजेंशियल आपको पता होगा, आपने टेंजेंशियल स्ट्रेस पढ़ा होगा, तो उसमें एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है किताब वाला, जब आपके घर में रामायण है बहुत दिन पढ़ते हैं आपकी दादी, तो वो एक एंगल बना लेती है नीचे हॉरिजॉन्टल से, तो वो टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, तो स्ट्रेस 3 तरह का होता है, नंबर 1 लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्ग लिख देता हूँ समझ जाना आप, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस। नंबर 2 बल्क स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस बोल लीजिए, या आप इसको बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस।
और नंबर 3 शेयर स्ट्रेस, या आप बोल सकते हो बच्चों इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, अब सबके फॉर्मूले एफ अपॉन ए ही होता है, पहली बात कोई भी हो जाए, लेकिन सबकी मीनिंग अलग अलग होते हैं। मीनिंग अलग अलग क्या होते हैं बच्चों? जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस है ये सिर्फ सॉलिड पे लगता है, और वहीं जो बल्क है वो तीनों स्टेट पे लग सकता है। सॉलिड पे लग सकता है, लिक्विड पे लग सकता है, और आपके गैस पे भी लग सकता है। ठीक है, और वहीं आपका जो थर्ड वाला है शेयर स्ट्रेस जो है आपका, ये भी आपका कहाँ पर लगेगा? ये हमारा सॉलिड पे लग सकता है, जब सॉलिड के बीच में दो लेयरों के बीच में मोशन हो। ठीक है, बिटवीन लेयर लिख देते हैं, लेयर में लगता है ज़्यादातर। तो सबका फॉर्मूला सेम है, पहली बात। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान रखना कि जो ये टेन थीटा के बराबर भी हो सकता है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाए, थीटा दे दिया जाए, फॉर्मूला सबका सेम है, एफ बाई ए एफ बाई ए एफ बाई ए, तो एफ बाई ए इक्वल टू टेन थीटा शेयर में भी हो सकता है। पहली बात कंफर्म हो गई। दूसरी बात बच्चों, जो डायमेंशन स्ट्रेस की होगी, जो डायमेंशन स्ट्रेस की होगी वही डायमेंशन आपकी प्रेशर की भी होगी। देखो, डायमेंशन एनालिसिस का फॉल्ट ही यही है कि वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता नहीं पाया। उसके लिए दोनों एक ही चीज़ है, वेलोसिटी और स्पीड में भी वो यही है, वो ये नहीं बता पाया कि कौन सी क्वांटिटी के ये दो अलग अलग क्वांटिटी इनकी सेम डायमेंशन क्यों हो रही है, ऐसा नहीं बता पाया। समझ रहे हैं, ये इसका फेलियर भी है। तो यहाँ पे ये बन गया। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं इसमें, और भी बहुत है, अभी फ़िलहाल इतना ही करिए। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेन की। स्ट्रेन जो होता है ना बच्चों, स्ट्रेन होता है, मेरा एक ही एम है कि आप इनसे क्वेश्चनों से बहुत ज़्यादा सीखें, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन ना फंस जाए जो आप ना कर पाए। स्ट्रेन भी 3 तरह का होता है। पहला, उसको हम बोल देते हैं लीनियर स्ट्रेन। अच्छा, लीनियर स्ट्रेन, या उसका एक नाम और हो सकता है टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, टेंसाइल एस टी लिख दिया, समझ जाना। ठीक है, सेकेंड वाला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या आप उसको बोल सकते हैं, एक ही नाम है इसका, छोड़ो, इसका तो एक ही है, शेयर स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब जो यहाँ पे फॉर्मूला है ना बच्चों, वो फॉर्मूला क्या है? चेंज कॉन्फ़िगरेशन। क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया? जैसे आप सोचो, किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया तो उसकी रूपरेखा बदल जाती है, मतलब उसकी डायमेंशन बदल जाती है। अब वो क्या बदलती है वो अलग बात है। तो कितना चेंज आया वो, और ओरिजिनल कितना है वो, उसका जो डिवाइड होता है वही स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो जैसे ही लीनियर की बात आएगी तो लीनियर में हम ये समझेंगे कि जो लीनियर हमारा स्ट्रेन है वहाँ पे अगर लेंथ में चेंज आता है डेल्टा एल बाई एल, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर। इसको लॉन्गिट्यूडल भी बोल देते हैं। अगर आपके वॉल्यूम में बच्चों चेंज आता है तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक। अगर आपके शेयर में आता है, ठीक है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स एल भी कह सकते हो अगर डेल्टा एक्स है, या आप इसको डेल्टा एल बाई एल भी कह सकते हो। तो जब भी ये चीज़ें होंगी तो आपका ये टेंजेंशियल हो गया। ठीक है, इसमें उसके टेंजेंशियली चेंज आएगा। अब बच्चों क्या है, मज़ेदार बात है, इन दोनों को एक बंदा आया, उसने कनेक्ट कर दिया। नाम था उनका हुक्स। हुक्स ने कहा जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शन में होगा अंडर इलास्टिक लिमिट। ये मत भूलना, हुक्स साहब कह गए कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये थी अंडर इलास्टिक लिमिट, हमेशा नहीं होगा अंडर इलास्टिक लिमिट। अगर मैं इसका आपको ग्राफ बताऊं, स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो भैया ओम्स लॉ याद है जिसको, रिलेट कर लीजिए, ग्राफ बन जाएगा। एक चीज़ और बता दें इसके बारे में। अब हुक्स साहब ने कहा A1 को अगर A2 से डिवाइड कर दोगे तो यंग मॉड्यूलस आ जाएगा, B1 को अगर B2 से डिवाइड कर दोगे तो बल्क मॉड्यूलस आ जाएगा, C1 को अगर C2 से डिवाइड कर दोगे तो शेयर मॉड्यूलस आ जाएगा। शेयर मॉड्यूलस का एक नाम और है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपके फॉर्मूले बनते हैं, जो मैंने अभी फॉर्मूला यूज किया, इसलिए मेरे को इतना सारा बताना पड़ गया। तो यंग मॉड्यूलस, यहाँ से जब इसको आप खोलेंगे ना, स्ट्रेस
ओवर स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बच्चों यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हैं, मैंने कहा था डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। एक चीज़ और बोलिए यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी सेम होगी। एक चीज़ अगर मैं और बता दूँ, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन, एनी काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडल बल्क या शेयर हैज़ सेम डायमेंशन एज स्ट्रेस। तो एग्जाम में आपसे आता है तो यूँ निकाल सकते हो। अगर आपसे यंग मॉड्यूलस की डायमेंशन आएगी तो आप समझिए आपसे स्ट्रेस की आ रही है। ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया। अच्छा, यंग मॉड्यूलस को अगर फटाफट उसके फॉर्मूले लिख लें, एफ बाई ए इसका होता है, इन सब का एफ बाई ए होता है, तो एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। बल्क मॉड्यूलस को किसी किताब में बी से दिखाया है, किसी में के से दिखाया है, तो ये हो जाएगा एफ बाई ए, और ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना, डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, शेयर मॉड्यूलस को ईटा से दिखाते हैं, तो एफ बाई ए। ठीक है, मैंने डिवाइड कर रहा हूँ इन दोनों को, आपने पढ़ा होगा, मैं बस बता रहा हूँ आपको, डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हो गए। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, ये प्रेशर वॉल्यूम, क्योंकि फ्लूइड का भी केस आ जाता है तो कभी कभी आपको प्रेशर दिया रहता है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब हमारा पूरा कंसेप्ट हुआ। अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने कोशिश की बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की। आप अगर, आपके लिए टास्क इस क्वेश्चन का ये है, आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अकॉर्डिंग, एक कर्व है इसका, उस कर्व को पढ़िए, और तीन हमने इससे फैमिली बनाई, जिसको हम बोलते हैं डक्टाइल, दूसरा हम बोलते हैं ब्रिटल, तीसरा बोलते हैं हम इलास्टोमर। इन तीनों को पढ़िए और देखिए इनके लिए हुक्स लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो न्यूमेरिकल ही है, तो इसमें ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं। एक सैंपल है, पढ़ लिया होगा आपने, जिसका मास दिया है बच्चों आपको 0.1 ग्राम। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है वाटर का सैंपल है, एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉर्मल प्रेशर इतना, रिक्वायर 54 कैलोरी ऑफ हीट। तो जो यहाँ पे हीट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 138, हीट आपको दे रखी है 54 कैलोरी, और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2, तो 54 इंटू 4.2 इक्वल टू लगभग आ जाएगा आपका 226.8। अच्छा, आगे कह रहा है ऑफ हीट एनर्जी टू रिक्वायर्ड स्ट्रीम एट इतना। ठीक है, इफ़ द वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम कह रहे हैं 167.1 सीसी का मतलब है बच्चों सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 की पावर -2, ये हमने जूल में ले आए, तो इसको भी हमें लाना पड़ेगा इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 1.167 ही ले लीजिए, इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ये दूसरा हो गया। आगे करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, Q इक्वल टू W प्लस यू। ये आपको दिया है, कितना दिया है 226.8, और ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो आपका वॉल्यूम है ना, तो पहले वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क क्या होता है, P इंटू वी प्लस यू। ठीक है, अब बच्चों वैसे तो डेल्टा वी होता है, यहाँ पे डेल्टा वी है, P कितना दिया है आपको 167 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, ये v की वैल्यू, ये p की वैल्यू प्लस u। अब बताओ कौन कौन निकाल सकता है यहाँ से। तो बच्चों यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं, और करेक्ट ऑप्शन इसका फोर्थ है। इतनी बेसिक कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। ठीक है, मैंने ये एनटीए के आंसर के से फोर्थ बताया, आप चेक करके बताना फोर्थ है या नहीं। अच्छा बच्चों, जो थर्मोडायनामिक्स है, जो हमारी थर्मोडायनामिक्स है, वैसे इस चैप्टर इसमें कुछ है नहीं ऐसा बताने का, मैं फिर भी बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ हैं हमारे, 4 हैं वैसे तो। जीरोथ, एक है जीरोथ लॉ, ये जीरोथ इसलिए दिया क्योंकि पहले फर्स्ट और सेकंड आ गए थे, तो फिर ऑर्डर हमें बिगाड़ना था, तो इसको जीरोथ दे दिया। ये लॉ हमें देता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर।
सेकंड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो बेस्ड है बच्चों, ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसी में ये कहते हैं कि जो टोटल हीट है हमारी वो वर्क और इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है सम के। फिर आया सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में कुछ फेलियर रह गई थी, इसने डायरेक्शन नहीं बताई कि किस डायरेक्शन में देगा, तो सेकंड जो आया हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें डायरेक्शन डिफाइन हुई। और आप इसमें एनसीईआरटी में 2 स्टेटमेंट हैं, केल्विन प्लांक और दूसरे हमारे हैं क्लॉसियस साहब, ये पढ़ेंगे, इन्हीं पर हमने हीट इंजन बनाया। और एक थर्ड लॉ भी है जो हमें डिफाइन करता है रैंडमनेस और एंट्रोपी, हम इसको बोलते हैं। इस लॉ को आप पढ़ लेना, एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है, तो एंट्रोपी है रैंडमनेस, किसी भी जो वो पार्ट है हम उसकी रैंडमनेस देखेंगे, ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 139। क्वेश्चन नंबर 139 पढ़ लिया होगा आपने। A small sphere of radius r fall from rest in viscous fluid. Viscous fluid का क्वेश्चन आ गया। H पर result heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat when sphere attain its terminal velocity. तो terminal velocity करेंगे तो rate of production heat का कितना होगा। तो बच्चों सिंपल सा बात है, जो rate of heat produce होगी वो कहाँ से होगी, वो होगी जो हमारा विस्कस फोर्स है उसके अगेंस्ट जो पावर लॉस होगी। तो आप यहाँ से सिंपल सा देख सकते हो, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इक्वल टू, कहीं से तो आएगी ना हो, तो पावर लॉस होगा, और पावर लॉस कौन करेगा, विस्कस, तो अगेंस्ट विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स जिसको याद है मज़ा आ जाएगा, तो विस्कस फोर्स होता है स्टोक्स लॉ से दिया जाता है, तो ये हो जाएगा डी टी ओवर डी क्यू ओवर डी टी। क्यू हीट है यहाँ पर, टी टेम्परेचर है, और पावर होती है, अगर आपको याद है पावर एक तो वर्क ओवर टाइम होता है, एक एफ डॉट वी भी होता है। तो एफ यहाँ पर विस्कस फोर्स इंटू वी, तो डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर लीजिए क्योंकि वहाँ प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है। 6 पाई ईटा आर वी इंटू वी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं आपसे पूछा गया है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो किसके उसमें डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अच्छा वी रहने दीजिए, फिर एक आर हो गया इंटू वी स्क्वायर हो गया, हाँ वी स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करती है, 2/9 आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर और रो माइनस सिग्मा ओवर ईटा जी। तो वी किस पे डिपेंड करती है, आर स्क्वायर पे। तो डी क्यू ओवर डी टी कैसा हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 6 पाई ईटा, एक आर ये था और ये आर की पावर 4 हो जाएगा। तो डी क्यू ओवर डी टी कितना हो जाएगा, आर की पावर 5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कभी डायरेक्ट आ सकता है। तो जैसे हमारा वहाँ विस्कस फोर्स होता है वैसे ही हमारा न्यूटन में आपने पढ़ा होगा, न्यूटोनियन में फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड से। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward field, and the direction of electric field is now reverse, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance, the time of fall. तो इसमें ये आपके एनसीईआरटी में ही है ये कंसेप्ट भी, 140 क्वेश्चन है ये। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए फोर्स कितना लगेगा पार्टिकल पे, QE, और अगर आप इसको ma कहते हैं, ma इक्वल टू QE, तो यहाँ से आप एक्सलेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, QE ओवर m। किसी भी पार्टिकल में जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है एक्सलेशन कितना होता है, QE/m। अब अगर आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं तो s इक्वल टू क्या आता है, हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली वो रेस्ट पे है तो s कितना हो जाएगा, u 0 हो जाएगा, तो s हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से आप देखें अगर
एस है हाइट एच, ठीक है। तो जब टाइम पूछ रहा है आपसे तो आप कह सकते हैं यहाँ से 2h/a अंडर में इक्वल टू टी। लेकिन आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि सेम पार्टिकल है, प्रोटॉन को फॉल किया है, और तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन था फिर प्रोटॉन था, तो पहले हम टी की वैल्यू निकालें तो टी इक्वल टू हो जाएगा √2h। हमने एम ए की वैल्यू रख दी QE। तो देखिए आप, 2 तो 2 ही है, एच दोनों के लिए सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चार्ज भी तो दोनों का सेम और इक्वल अपोजिट होता है, तो टाइम किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, ठीक है। अब आप यहाँ से दिमाग लगाइए, दिमाग के घोड़े लगाइए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है या मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, सो टाइम टेकन विल बी स्मॉलर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, कम टाइम लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है आपका वो कम होता है प्रोटॉन से, ठीक है। अगर आपसे कोई ट्रेजेक्ट्री पूछ ले इस केस में तो पैराबोला होती है, ये बात आप ध्यान रखना। और इसको डिटेल में करने के लिए आप एनसीईआरटी में जाइएगा, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उनको करना, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ऐसा है, सिंपल है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तो उसमें है कि न्यूट्रल पार्टिकल कहाँ जाएगा, वो तो सीधा जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाएगा ऐसे। प्रोटॉन होगा तो वो पॉजिटिव, ये इस साइड जाएगा, अपोजिट चार्ज की तरफ जाएंगे। आप एडिशनल एक्सरसाइज में लास्ट के 2 क्वेश्चन करना, वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। बच्चों बार बार कह रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप अपने दुश्मन हैं। आपको पेन लेना है, कॉपी लेनी है, उसके बाद सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। अगर आप पेपर प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हो तो आप पेपर को डाउनलोड करके रख लीजिए, लैपटॉप या कोई पुराने फ़ोन, या घर में 2 फ़ोन तो होंगे, एक फ़ोन में पेपर खोल लीजिए, एक में आप डिस्कशन करिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 141, और 141 है सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो रिवाइज कीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो आपका है वो है, सिंपल पेंडुलम एक हाई बिल्डिंग में एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक पेंडुलम, ठीक है। एक पेंडुलम सिंपल पेंडुलम की तरफ मूव कर रहा है, बोल रहा है। आगे आपसे कह रहा है कि जो एक्सलेशन ऑफ बॉब है, एक्सलेशन दिया है बच्चों आपको 20 मीटर पर सेकंड। कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में तो यूनिट देख लिया करो, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं एट डिस्टेंस 5 मीटर, मीन पोजीशन से 5 मीटर में वो कर रहा है, तो टाइम पीरियड निकालिए। अब टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2π/ω। तो अब आप ध्यान से देखिए, जो हमारा ओमेगा है, अगर आप सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करते हैं तो मान लीजिए ये इसकी मीन पोजीशन है और पेंडुलम की लेंथ एल है, ठीक है। अब ये यहाँ से वाइब्रेट करना शुरू करा तो बॉब मान लो यहाँ पहुँच गई, ये बॉब है जिसका मास m है और ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, क्या है, मीन पोजीशन। ये जो है ना, जहाँ से ख़त्म करेगा अपना मोशन, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और यहाँ पे करेगा ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। मीन पोजीशन पे x 0 होगा, एक्सट्रीम पे a होगा, या ये -a होगा। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको ये कह रहा है कि कितना होगा, तो जो यहाँ पे मीन ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर जो एक्सलेशन होता है वो क्या होता है, एक्सलेशन होता है ω²x, ठीक है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं आप। देखिए a दिया है 20, x दिया है 5, ω², तो ये हो जाएगा 4 = ω²। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, +2। वैसे तो +-2 होगा, +2।
तो यहाँ रख दीजिए 2π/2, तो आंसर आ जाएगा पाई सेकेंड। ये तो हमारा क्वेश्चन था। अब जब हम इसको डिस्कस करें इस वाले को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x 0 है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, जो इसकी वेलोसिटी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, आपकी जो क्या होगी वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी ये आपको आना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसका एक्सलेशन कितना होगा ये पता होना चाहिए। तो जो वेलोसिटी है वो बच्चों होती है वेलोसिटी इक्वल टू अब दिक्कत इसमें यह है कि आप वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे। आप ओमेगा इक्वल टू ओमेगा के फॉर्म में करेंगे या वेरिएबल के करेंगे। फिलहाल मैं वेरिएबल में कर देता हूँ। तो वो होती है -ω√a² माइनस x²। एक्सलेशन होता है -ω² x। ठीक है, यहाँ पे मॉड लिया था हमने। ये दो चीज़ होती हैं। अब यहाँ पे x से 0 रखोगे तो मीन पोजीशन पे a कितना हो जाएगा, मीन पोजीशन पे आपका a जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x ही 0 है। और a 0 हो जाएगा, और वहीं आप एक्सट्रीम पर रखेंगे तो a क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो। वहीं बात अगर करूँ, ये a आपकी कोई पोजीशन है, हाँ इसको आप p भी कर सकते हैं अगर आप a से कंफ्यूज कर रहे हैं। वेलोसिटी जो है बच्चों, यहाँ पे तो x से 0 है तो वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम कंडीशन पे भी 0 होगा। एक और बात बता दूँ, सिंपल हार्मोनिक के लिए ये होना ज़रूरी है। ये होगा तो वो हुक्स लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगर कभी आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करो तो ये प्रूव करना ज़रूरी है। काइनेटिक एनर्जी लिखनी है बच्चों, तो वही ½ mv² लगाओ और v की वैल्यू ऊपर से रख लो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर आपको सेम करना पड़ेगा, और वो होती है पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी ½ kx²। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम की आप केस लगा लेना। ठीक, टोटल जो एनर्जी हो जाएगी इसकी वो होती है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होती है, तो होती है ½ kA²। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। हाँ, एक चीज़ ये बता दूँ मैं आपको, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें जो वेलोसिटी है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से π/2 आगे रहता है, और एक्सेलेरेशन इसमें क्या है, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। तो जो एक्सेलेरेशन है बच्चों, ये जो एक्सेलेरेशन है ये आपका, पहले हम वेलोसिटी देखते हैं। जो वेलोसिटी है वो आपके डिस्प्लेसमेंट से प्लस π/2 आगे रहेगा, अहेड रहेगा। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है वो अगर आप डिस्प्लेसमेंट से देखोगे इन दोनों को, ये पाई आगे रहता है। ठीक है, ये फेज निकालने को क्वेश्चन आ सकता है। अगर वेलोसिटी और एक्स के बारे में बात करें तो वो π/2 आगे रहता है। अगर एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में बात करें तो वो पाई आगे रहता है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी π/2 आगे रहती है। ठीक है, अभी कम टाइम है मेरे पास, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ। आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वेव फॉर्म देख सकते हैं, कोई रट्टा नहीं मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। 142 क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है आपसे कि एक कैपेसिटर है, तो उसके बीच में 142 फोर्स कितना होगा। तो बच्चों जो कैपेसिटर है ना, इसके बीच में फोर्स आपने किया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, Q²/2A∁0। ठीक है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसके बीच में जो भी फोर्स हो। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट। ठीक है, तो ये हमेशा इसके बीच में आप फोर्स रखेंगे Q²/2A∁0, कहीं पर भी मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 142, बहुत छोटा क्वेश्चन है। 143,
तो 143 में चलते हैं, देख लिया होगा आपने, आई होप कर भी लिया होगा। A turning fork is used to produce resonance in glass tube. The length of the air column in this tube can be adjusted by variable piston at room temperature 27 degrees centigrade. Two successive resonances are pronounced 20 and 73. If frequency of turning fork इतना, then velocity of sound in air इतना is. तो इतने टेम्परेचर पर पूछा है। तो इसका जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वेलोसिटी टर्निंग फ्रॉट की जो वेलोसिटी है वो ये होती है 2f0, और जो करस्पॉन्डिंग दो रेजोनेंस हमको मिले हैं ये होती है। ठीक है, टाइम का ऐसा कोई रोल है नहीं इसमें। तो 2f0 की वैल्यू रख लीजिए, 320 दी है आपको। 320 क्या है? फ्रिक्वेंसी, ये जो है ना ये है फ्रिक्वेंसी ऑफ टर्निंग फॉर्क, और ये रेजोनेंस कॉलम की लेंथ है। तो इसको आप मीटर में ज़रूर बदलें, -0.20। तो ये हो जाएगा 640 इंटू 0.53 इंटू करके आपका आंसर आएगा इसमें फोर्थ वाला, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, फोर्थ वाला है आपका 339 मीटर पर सेकंड। तो कुछ था नहीं, टर्निंग फॉर्क आपने पढ़ा होगा, ये उसका फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है, V = 2f0 ब्रैकेट डेल्टा एल कह लो या L2 - L1। अगला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन ये है 144 हाइड्रोजन एटम का है। तो आपसे कहा जा रहा है बच्चों की रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ ए बोर बने इतना इतना। तो जो बोर मॉडल ने बताई, उन्होंने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ भी है किसी की, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के 1/2 के वो होगी, ये नेगेटिव में होता है। और जो टोटल एनर्जी होगी इसका भी मॉड ले लिया। इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव होती है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप ये बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव का ये होगी, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी की नेगेटिव होगी। तो अगर आप इसको इस साइड ले आओ, काइनेटिक एनर्जी ओवर टोटल एनर्जी, तो कितना आएगा? -1। तो इसका मतलब है 1:-1, ये आपका ऑप्शन हो गया। और भी हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम से हमने कई बार कई चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। तो यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी का और एनर्जी का, आप एक बार चेक कर लेना उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 145। अगेन 145 हम 2022 के पेपर में ऑलरेडी कर चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक को, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जब उसकी फ्रिक्वेंसी 2V0 थी, ठीक है, V0 थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कह रहा है, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है बच्चों वो V1 है। व्हेन फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जी इंक्रीज टू 5, जब इसको हम इंक्रीज कर दें 5V0, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सेम इज़ V2, तो उस केस में सेम मटेरियल में V2 हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ V1 to V2। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमारा वो था काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमारी टोटल एनर्जी या फोटोन की जो एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 12mv²। अगर दो केस होते हैं, एक तो ये हो गया HV - V0, एक हमारी ये हो सकती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में। आपको जो डेटा दिया है वो लगाओगे, मे भी हो सकता है फ्रिक्वेंसी नहीं दी है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HC, ठीक है, इसको HC बाहर निकाल लो, 1/λ - 1/λ0, ये भी लगा सकते हो आप लैम्डा के टर्म में, ठीक है। तो सेकंड केस इसमें भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ ये वाला फॉर्मूला, तो 12mv1² इक्वल टू H2V। अब देखो क्वेश्चन में मेंशन है कि V0 थ्रेशोल्ड है, तो V0 - V0 हो गया। सिमिलरली 12mv2² इक्वल टू H, और ये हो जाएगा आपका 5V0 - V0। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा HV0, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा H4V0।
दोनों को बच्चों डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने में आपको क्या मिलेगा, v2 स्क्वायर v1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4:1, दैट मीन्स v2/v1 इक्वल टू 2:1। तो आपसे v1/v2 पूछी है तो आप निकाल सकते हैं 1/2। तो काफ़ी आसान था क्वेश्चन, ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 146 रेडियो एक्टिविटी से था, है मतलब। और क्वेश्चन में आपको ये पता होगा रेडियो एक्टिविटी में कि नंबर ऑफ 146 है, नंबर ऑफ अनडिकेइंग सब्सटेंस जो होते हैं 1/T0 इक्वल टू हाफ की पावर n, और जहाँ पर n जो होता है बच्चों वो होता है टाइम ओवर टी हाफ, ठीक है, टाइम ओवर टी हाफ। तो और जो n होता है बच्चों ये होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, t तो हाफ लाइफ हो गया, t टाइम हो गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिविटी सैंपल था जिसमें टी हाफ जो था वो 10 था, टी हाफ कितना था 10 मिनट, आंसर मिनट में ही है, अदरवाइज हमको इसको आर में बदलना पड़ता, सेकेंड में बदलना पड़ता। आपसे कह रहा है बच्चों ये कि इफ़ इनिशियली मतलब एन नॉट जो है वो इनिशियल न्यूक्लियाई है, इनिशियल न्यूक्लियाई, और जो एन है वो है न्यूक्लियाई आफ्टर एन हाफ लाइफ, ठीक है, या आफ्टर टी टाइम, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए टी हाफ टी वो है और इनिशियल जो है आपका वो है 600। तो आपसे कह रहा है कि टाइम निकालिए फॉर डिस्टिलेशन फॉर 450 न्यूक्लियाई। अच्छा मतलब इतना हो गया है, जो 600 से 450 में पहुंच गया है, तो आपसे कह रहा है कि वो निकालिए क्या, नंबर ऑफ, नहीं टाइम निकालिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ भी निकाला है। तो पहले तो आप एन निकालो, देखो 600 से 450 है, जो एन है ना एन है आपका कितने न्यूक्लियाई बचे हुए हैं, ठीक है, लेफ्ट न्यूक्लियाई आफ्टर एन हाफ लाइफ या आफ्टर टी टाइम टी नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एन वो है। एन नॉट आपका है इनिशियली कितना था, एन जो है वो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टी है टाइम और टी हाफ है आपका वो। तो अगर आप यहाँ से ये एन फाइनल है तो एन निकालें तो कितना हो जाएगा, 600 में से 450 घटा दें तो आ जाएगा 150। तो यहाँ पर रखते हैं तो 150 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 की पावर एन, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि अच्छा वैल्यू दोनों की रखनी है, एन की है हमारी ये और एन नॉट की है 600। तो ये हो गया 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर एन, मैंने एन निकाल लिया, ये हो गया तो एन आ गया मेरा 2, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर ही तो होगा ही। अब आप देखिए हमें टाइम निकालना है, बहुत सारे क्वेश्चन में एन भी निकालना होता है, तो एन है 2, टी हमें पता नहीं है, टी हाफ है 10, तो 20 मिनट हो गए हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एन ओवर एन नॉट, इससे आपके नीट में सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। अब देखिए एन है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस लेफ्ट अनडीके आफ्टर, अगर टाइम लिखा होगा तो टाइम टी, या इसमें ये भी लिखा जा सकता है आफ्टर एन हाफ लाइफ, एन हाफ लाइफ। अच्छा एन जो है यहाँ पे वो है टाइम ओवर टी हाफ, टी हाफ सभी जानते हैं, तो एन है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ बचे, तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि पहले 100 थे, अच्छा एन नॉट क्या है, इनिशियल सैंपल, इनिशियली कितना सैंपल था। अगर मैं आपसे कह दूँ कि अभी सैंपल था 500 और 400 होने में बताओ कितना टाइम लगेगा, तो फिर हमें पहले एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 147 क्वेश्चन है, आपको वेलोसिटी दी है, उसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। तो वेलोसिटी दी है आपको v0 i, और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपको E0 j आई, सॉरी आपसे पूछा है कि t0 पे वो एंटर कर रहा है फील्ड में, तो वो बताइए क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए। तो बच्चों देखो ये तो t0 की कहानी है ना, जब कुछ टाइम रहा हुआ होगा,
कुछ टाइम टी बाद उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। तो वेलोसिटी जो बदल जाएगी हम न्यूटन साहब से निकाल देते हैं, v इक्वल टू AT। ठीक है, तो v तो जीरो हो गया, यहाँ पे v तो हमें दिया है v नॉट हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड लीजिए। एक्सलेशन कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको आता होगा QE/m होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं माइनस QE/m होता है। तो माइनस माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, E0/m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए E0/mt। यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखना, तो ये t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। आपको निकालनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ h/mv। तो जैसे आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो h तो हो जाएगा m। अब देखिए जो v है ना बच्चों, यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा V0 EVE/, आपको ये रखना होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा, अगर इसको मैनिपुलेट करें, मैनिपुलेट मीन्स V0 अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/mv0/1 + E0t/m। तो जब इस ये रखेंगे तो जो h/m0 है वो क्या हो गया, लैम्डा नॉट किसी टाइम जीरो पे। तो ये जो वेवलेंथ है बच्चों, ये है उसकी वेवलेंथ। अगर आपको यही क्वेश्चन दिया रहता और आपसे पूछा जाता कि मैग्नेटिक फील्ड लगाया है जे डायरेक्शन में, तब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करते हैं, इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगे वेलोसिटी के। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन में आपको इंडक्टर दिया है, तो आपको इंडक्टर की वैल्यू दी है L इक्वल टू 20 माइक्रो हेनरी, और आपको C दिया है 100 माइक्रोफैरड, आपको R दिया है 50 ओम, और आपसे कहा है जब इसको हम कनेक्ट करें थ्रू अ EMF 10 sin 314t, तो आपसे पूछ रहे हैं कि पावर लॉस कितनी होगी। तो बच्चों ये सीरीज में है, LCR सर्किट है, तो VRMS आपको पता ही होगा, ये IRMS इंटू R/Z। ठीक है, R/Z लिखूँ, ये cos 5 भी कह सकते हैं, इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो V0/√2 इंटू I0/√2 इंटू R/Z, और एक फॉर्मूला आपको पता होगा Z इक्वल टू क्या होता है, V0/I0। ठीक है, वैसे तो VRMS/IRMS होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, आप यहाँ से किसकी वैल्यू उठा के रख दें, I की वैल्यू उठा के रख दें इसमें, तो हो जाएगा यहाँ पर अगर V0 की रख लीजिए कि, तो V0 हो जाएगा I0/Z इंटू I0, और R/√2 हो गए 2/Z, Z से Z कट गया, थोड़ा कैलकुलेशन बच जाएगा। तो आपको I0² R निकालना है इस पूरे काम के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, इससे ना आपको Z निकालना बच गया आपका। ठीक है, लेकिन Z आपको I0 के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, और बड़ा कैलकुलेशन बच जाएगा। तो सबसे पहले XL निकालते हैं, XL हो जाएगा, अच्छा इसको ध्यान से देखें, अगर इसको हम V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10, ये 10 था, हाँ 10 ही है, इसको लिख सकते हैं हम 10 sin, अगर ध्यान से लिखें इसको हम 100πt लिख सकते हैं। XL होता है ω/L, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2πf। ठीक है, तो जब आप इसमें लगाएंगे तो L की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 10⁻³ और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए 100π, तो इसका मतलब ये हो गया 2π। XC की वैल्यू होती है 1/ωc, तो 1/ωc इसका मतलब ये हो गया 1/100π इंटू C की वैल्यू है आपकी 100 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 फैरड। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये भी 10π के बराबर आएगा। ठीक है, आप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी किया था इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो Z इक्वल टू आपका होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो R कितना है आपका, R है 50, तो 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, और XL माइनस XC 10 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 8π, तो 8π मतलब 64π²। अगेन पाई की वैल्यू रखिए, इसका आंसर लगभग 56 के आसपास आएगा। तो यहाँ से आप I0 निकाल सकते हैं, I0 इक्वल टू V0/Z, और V0 आपको दिया है 10/56 जी, ये हो जाएगा 0.18।
तो ये आ गया आपका, आर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 0.18 का स्क्वायर, अच्छा अपॉन 2 भी था, अपॉन 2 इंटू आर हो गया आपका 50, तो ये हो जाएगा 0.18 का स्क्वायर इंटू 25। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। लास्ट में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा लगभग लगभग ये आएगा 0.81 वाट के आसपास। तो एसी के क्वेश्चन बच्चों थोड़ा कैलकुलेटिव तो होते ही है। तो 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक मेटालिक रॉड रखी है जिसको यहाँ पे रखा गया है, ये इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, मान लो इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे ये रखा गया है। तो कह रहा है कि करंट इसमें ऑन करी तो डायमेट्रिक जो रॉड है वो पुश अप करेगी, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लगा है इसके, ये यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा है, और नहीं ये नहीं क्वेश्चन, सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ दिया। क्वेश्चन ये है कि एक मेटालिक रॉड ये रखी है जिसमें मास पर यूनिट लेंथ दिया है आपको m/l, कितना दिया है मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg मीटर माइनस 1, इसमें रखा गया है। अच्छा 30 ये एंगल है। तो आपसे कहा यह जा रहा है कि इसमें जो फील्ड है ना बच्चों वो परपेंडिकुलर लगा है, तो ये मान के चलते हैं, तो F=BIL ये लगा है। ठीक है, तो आपसे करें कि करंट कितनी होगी इस रॉड में अगर ये नीचे को नहीं आ रही है, करंट इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इस BIL, अगर आप इस रॉड को देखें, इस BIL को आप ब्रेक करें तो BIL का इधर जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा BIL cos थीटा, वर्टिकल BIL sin थीटा। ठीक है, और अगर आप रॉड का वेट से इसको सॉल्व करें, जो इसकी रोड वेट लगेगी, तो यहाँ थीटा, तो ये mg cos थीटा इस साइड होगा और mg sin थीटा इस साइड होगा। तो अगर ये अलाउड नहीं हो रही है तो ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा BIL sin थीटा, सॉरी BIL cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट इक्वल टू mg sin थीटा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मास पर यूनिट लेंथ दिया है, तो जो मास है इसको आप कुछ लैम्डा मान के चलो, तो ये हो जाएगा B कितना है, I ऐसी रहेगा, L ऐसी रहेगा, B ऐसी रहेगा, cos थीटा इक्वल टू मास की जगह आप लैम्डा ले लिया तो लैम्डा L कर लो, ये लैम्डा ये है बच्चों, ठीक है, इंटू G sin थीटा। अब आपको यहाँ पर थीटा दिया है, थीटा रख लीजिए। करंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो निकालना है, लैम्डा आपको दिया है, लेंथ आपको पर यूनिट लेंथ दी है तो ये 1 रख लेना। ठीक है, पर यूनिट लेंथ जो है ये 1 है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.5 है, अच्छा जी की वैल्यू 10 है, sin 30 रख लीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा, और 11.56 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना था आपको, FBD लगानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 150 में कहा है, अ थिन डायमैग्नेटिक रॉड इज प्लेस बिटवीन पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑन, diamagnetic rod is push up out of horizontal magnetic field, hence rod gain gravitational potential energy। तो पूछ रहा है कि वर्क रिक्वायर्ड टू दिस कम फ्रॉम। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जो वर्क रिक्वायर होगा कि इसको जिसने लिफ्ट कर दिया वो कहाँ से आएगा, करंट सोर्स से। ठीक है, क्योंकि करंट सोर्स की वजह से क्या आ रहा है, जो आपका करंट सोर्स है उस करंट सोर्स से करंट बह रही है, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो उस करंट बहने से जो आपका फील्ड बना, उस फील्ड से एक फोर्स लगने लग गया, तभी तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर पाया, समझ रहे हैं, तभी उसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर ली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहला है, ड्यू टू करंट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 150 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ थिन डायमैग्नेटिक रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन करंट in the electromagnet is switch on, the diamagnetic rod is pushed up out of horizontal magnetic field, hence rod gain gravitational potential energy, the work required to do this come from। तो आपसे कह रहा है कि कोई एक डायमैग्नेटिक है जो वर्टिकली रखा था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में, तो जैसे ही स्विच ऑन किया तो उसमें करंट बहने लग गई, तो डायमैग्नेटिक रॉड जो है वो पुश अप हो गई आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड।
तो इसने कुछ पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर लिया है। तो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया, ठीक है। तो बच्चों जो वर्क रिक्वायर है उसको लिफ्ट करने के लिए वो मस्ट भी कमिंग कहाँ से आया होगा, करंट सोर्स से, क्योंकि हमारी जो करंट है उसको क्रिएट कौन कर रहा है, कोई करंट सोर्स। तो करंट सोर्स से हमारी करंट क्रिएट हुई और करंट ये काम किया, तो इसलिए ये करंट सोर्स से प्रोड्यूस हुई जो हमें करंट फ्लो करा रही है सर्किट में या इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो इसका आंसर पहला वाला था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और आप इसके साथ बच्चों डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक इसका डिफरेंस बताएंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका था बच्चों 151। इसमें क्या दिया था आपको, आपको इसमें करंट सेंसिटिविटी दी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी दी है। तो आपको पता होना चाहिए वोल्टेज सेंसिटिविटी ओवर करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू आर होता है, ठीक है। अब ध्यान देने की बात यह है, इसमें जो हमें करंट सेंसिटिविटी दी है वो दी है 5 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो को मैंने एसआई में ले लिया तो 5000 आ गया। तो सी एस कितना आ गया, 5000। तो ये मैंने जैसे ही लगाया तो आसपास इसको थोड़ा रीअरेंज करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 है बच्चों। इसमें कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है और ये रोलिंग मोशन कर रहा है। इन रोलिंग मोशन इट पजेस का ट्रांसलेशनल एनर्जी एज वेल एज रोटेशन। अब जब भी रोलिंग होता है तो दोनों एनर्जी होती है। अगर ये नहीं भी दिया होता आप समझते टोटल एनर्जी कितनी होती है रोलिंग में। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशन एनर्जी। इसको हम थोड़ा सा ना अगर वो करें सॉल्व तो हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, ये हम बना सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो रेशियो बताइए आप ट्रांसलेशन ओवर टोटल। अब ट्रांसलेशन, ये तो टोटल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी नॉर्मली, हाफ एम बी स्क्वायर। पहले ना बच्चों आप इसको डिवाइड कर लो, आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ओवर टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर और ये हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ये इससे कट गया। अब जो के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर है बच्चों, ये हर किसी के लिए फिक्स होता है, के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए इसकी वैल्यू होती है, रेडिएशन ऑफ जायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब रेशियो निकालोगे ना ये अपने आप ही आ जाएगा 2/5, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो जैसे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना उसका जो आगे का कोफिशिएंट है वही ये है। तो वैल्यू रख दीजिए 1/1 प्लस 2/5, 5 2 7, ठीक है। तो हो जाएगा कितना आ जाएगा 1/7/5। तो आंसर आ जाएगा 5/7। आंसर क्या आ जाएगा 5/7। समझ रहे होंगे, ये हमने सॉल्व भी किया, इसके बाद 5/7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153। तो 153 क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। क्वेश्चन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेनेट और इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन ए बी सी आर के बी के सी, और ए सी जो है मेजर एक्सिस है। तो मतलब क्वेश्चन 153 है, पहली बात ये आपका एक ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पे एक सन है बाबू, आपके सन बाबू। अब इस सन बाबू से यहाँ तक एक पॉइंट है बी, यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों सी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी ज़्यादा होगी, इसका ऑर्डर निकालना है। तो बच्चों एक बात बताओ, सिंपल सा कंसेप्ट है, हमने पढ़ा है जब भी प्लेनेटरी मोशन होता है वहाँ पर लॉ, 3 लॉ लगते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो इन तीनों में क्या है देखिए,
जो एल होता है वो होता है आई ओमेगा। तो सेकंड लॉ कहता है हमारा केपलर का कि ये कांस्टेंट होगा। सेकंड लॉ ऑफ केपलर हमें क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो जैसे ही एल इक्वल टू आई हुआ तो आप देखिए यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर ओवर 2 आई। क्लियर। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करेगी, आई पे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी बच्चों लीनियर वेलोसिटी है, क्योंकि कभी कभी ना काइनेटिक एनर्जी का भी पूछा जाता है, तो जो लीनियर वेलोसिटी है वो आपकी किस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस फ्रॉम सन, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन करेगी। ठीक है, कैसे, आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी का टर्म देखिए, वो क्या होती है, -G/m/r। ठीक है। अच्छा, ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको ना, ये ट्रिक है बच्चों, इसका लॉजिक कुछ और है। अब यहाँ पे क्या है देखो, जो डिस्टेंस है आपकी, आप देखिए सन से पास कौन है, सन के दूर कौन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सन के सबसे जो पास है, सन के जो सबसे पास है, सबसे कम डिस्टेंस है वो ए की है, फिर उसके बाद बी की है, उसके बाद सी की है, ये डिस्टेंस है। तो जैसे आप इसमें लीनियर वेलोसिटी में जाएंगे, जो जितना पास होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी ना बच्चों, वो उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 पे ज़्यादा होगी, 2 पे ज़्यादा होगी, 3 पे ज़्यादा होगी। अच्छा, आप अगर आपको कोई 3 ऑब्जेक्ट दे दे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको, वैसे आप यहीं से कर लीजिए, अगर इसको नहीं भी करेंगे चलेगा। तो इस हिसाब से मेरा क्वेश्चन हो गया आपका आंसर इसका फोर्थ। पहला तरीका ये है, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, दूसरी बात ये है बच्चों, अगर आप कहोगे नहीं ये तो भिड़ा दिया आपने, कहते थे बच्चे, तो मेथड के हिसाब से अगर चलूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Gm/r। तो आप ये देखिए, जो पॉइंट ए है वहाँ पर यू जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम है। वहीं आप अगर बच्चों, अगर ये यू बिगेस्ट है, यहाँ तक समझ रहे हो, लेकिन उसके आगे क्या है, नेगेटिव, तो इस नेगेटिव की वजह से जो यू हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिमम, समझ रहे होंगे। अगर नेगेटिव नहीं होता तो यू क्या होता, बिगेस्ट, डिस्टेंस थी, डिस्टेंस कम है तो यू ज़्यादा होगा, लेकिन अब आप सोचो इसके आगे माइनस लग गया तो पूरी कहानी बदल गई। तो आप ये बिल्कुल नहीं कहना, तो यू मिनिमम हो गया। वैसे ही आप देखिए सी पे, सी पे बच्चों यू वैसे तो स्मॉलेस्ट होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी, सी पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी। अगर आप डायग्राम में देखें, ए तो पास था, उसके बाद सी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी। सी की ज़्यादा डिस्टेंस होने का मतलब है यू यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, नहीं सी की ज़्यादा, हाँ यू कम होना चाहिए था, आगे से क्या आ गया माइनस, तो यू क्या होगा, मैक्सिमम। आप मुझे एक बात बताइए, यू है पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम ही तो होगी, और यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी। तो सोचने के तरीके हैं बच्चों, आप कैसे भी सोचें, ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब इसमें लॉज ऑफ मोशन होते हैं, आपको पता ही है, नहीं सॉरी, 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो तीनों को एक बार आप रिवीजन कर लेना। लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कहता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, पता होगा आपको ये। अच्छा, आगे चलते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। तो जो क्वेश्चन है बच्चों 154 पढ़ लिया होगा आपने और आंसर भी आ गया होगा। कह रहा है कि अगर आपका जो मास ऑफ सन है वो 10 टाइम स्मॉलर हो जाए
और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 टाइम बड़ा हो जाए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा? ठीक है, कह रहा है कि रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर। ठीक है, जी ऑन अर्थ विल, आप देखो पहले से हम ना थोड़ा सा इसमें वो कर लेते हैं, ये जो कहना चाह रहे हैं। देखिए, अगर अर्थ का मास आप क्या कर रहे हैं, सन का मास आप बढ़ा रहे हैं और ग्रेविटेशनल घटा रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना बच्चों, जी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर मास को 10 गुना कर दिया जाए तो जी भी 10 गुना हो जाएगा। वहीं आप देखें जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो भी जी पे डिपेंड करती है। मैंने टर्मिनल क्यों लिया, क्योंकि वहाँ रेन ड्रॉप की बात हुई है। अब आप दे, और तीसरी बात है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी। तो इसका मतलब है रूट एल बाई जी पे हम देखेंगे। तो अगर आप मास 10 गुना कर देंगे तो जी भी 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप जी को 10 गुना कर देंगे तो रेन ड्रॉप जो आएंगी या जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो भी 10 गुना हो जाएगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1/√10 टाइम हो जाएगी। अब यहाँ से आप रिलेट कर लीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन ना थ्योरेटिकल नहीं था, ये कंसेप्चुअल था, बिना पढ़े भी आप कर सकते थे, दिमाग लगाना था थोड़ा सा। तो पहला जो कह रहा है रेन ड्रॉप विल फास्टर, रेन ड्रॉप जो है आपकी फास्ट मूव करेगी। देखते हैं, लग तो नहीं रहा। जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज। ठीक है, तो अर्थ का जी तो ऐसे चेंज होगा नहीं, क्योंकि हम तो मास का कर रहे हैं ना, हम सन का बढ़ा रहे हैं, तो सेकंड सही हो सकता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ वुड, ये भी गलत है, क्योंकि हम तो सन की कहानी कर रहे हैं ना। ये जो जी है ना बच्चों, ये सन का है, ये 9.8 नहीं है। मास इसमें सन का लेना, आर रेडियस का लेना है, काम आप सन पे कर रहे हो ये सब, और पूछ आपसे अर्थ का रहा है। तो भाई तीसरा तो बिल्कुल सही नहीं है। वॉकिंग ऑन ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, ये भी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें उसने सन, मास सन का बढ़ा रहे हैं, और आपकी मास के बाद आप देखेंगे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 टाइम बढ़ा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है अर्थ के लिए, तो अर्थ के लिए तो जो हमारी वैल्यू होंगी वो सेम रहेंगी, तो जी हमारा चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 155 क्वेश्चन है, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। A solid sphere is rotating freely about its symmetrical axis in free space. The radius of sphere is radius increase कर रहे हैं and keeping its mass same. मास को सेम करते हुए रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं. Which of the physical quantity would remain constant for the sphere? अब देखो बच्चों, अगर कोई स्फेयर घूम रहा है, कोई रोटेटिंग बॉडी घूम रही है, आप उसका रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन मास वही रख रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा आपकी चीज़ें सेम होगी? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, अब वो घूम रही है किसी एक्सिस पे, आप एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, ये दोनों का रिलेशन है, तो अगर आप रेडियस बढ़ा रहे हैं तो इसमें चेंज आएगा। एंगुलर मोमेंटम, देखो एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले हैं, एक होता है L इक्वल टू एम वी आर, ठीक है, एक होता है R क्रॉस P। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। बात आती है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तीसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, क्योंकि इनमें डायरेक्टली आर है। अब आप काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाओगे, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों, टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, इसमें भी रोटेशन का कंसेप्ट आएगा। अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था, एम बी स्क्वायर 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो अगेन आर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक बात ध्यान देने की है, देखो इसमें भी तो आर है, इसमें भी आर है, ये भी डिपेंड करना चाहिए था। लेकिन आपने पढ़ा होगा फ्री स्पेस में जब भी कोई बॉडी मूव करेगी, कोई भी बॉडी, तो उस केस में उस पर टॉर्क कितना लगता है,
0 लगता है। समझ रहे हैं? आप लिख भी सकते हैं नोट इन फ्री स्पेस, जब भी कोई फ्री स्पेस में फॉर अ रोटेटिंग बॉडी टाउ 0, और टाउ 0 समझ रहे हो, टाउ इक्वल टू क्या होता है, dl/dt। तो टाउ 0 हो जाएगा तो dl/dt आ जाएगा, तो l क्या होगा यहाँ से, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप इसकी तरफ मत जाइएगा कि इसमें भी r है और ये भी होगा, कभी कभी कंसेप्ट भी लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे फ्री स्पेस में जो है आपका रोटेटिंग बॉडी के लिए हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे कोलिजन हो रहा है, ठीक है, दो पार्टिकल के बीच में कोलिजन हो रहा है, आपसे पूछा क्या चेंज नहीं रहेगा, तो मोमेंटम ऐसा है वो कभी चेंज ही नहीं होगा। वो पहले का इंडिविजुअल का मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन जो टोटल मोमेंटम है, ठीक है, टोटल मोमेंटम है पहले का और बाद का वो सेम रहता है। वैसे ही यहाँ एंगुलर मोमेंटम की कहानी है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, गलत होने के चांस ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नीट वालों को ब्रूस्टर लॉ से इतना प्यार है बच्चों कि आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि अनपोलराइज लाइट थी और म्यू वाली सरफेस पे पड़ी, आई था रिफ्रैक्टिव, देखो कभी पूछता है, कभी आज तो बता दिया उसने, कभी पूछ देता है कि रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग रे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, देखो जैसे सरफेस है, ब्रूस्टर लॉ हम क्या क्या काम करते हैं, हम उससे अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे आपका ये लाइट आ रही है, देखो अनपोलराइज लाइट जिसके वाइब्रेशन चारों तरफ होते हैं, ये हमारी इंसिडेंट हुई एक पॉइंट पे। जैसे ये इंसिडेंट होगी ना बच्चों, एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और एक पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा इस साइड को। तो ये जो है हमें पोलराइज मिलती है। एक बार ये भी क्वेश्चन आ गया कि कौन सा हमको पोलराइज मिलती है, और ये पार्शियली पोलराइज होती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो एंगल है ना, ये ब्रूस्टर एंगल है, ठीक, और इसमें ये जो एंगल है ये आर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रूस्टर साहब कहते हैं अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है तो ये हमारा लॉ है ब्रूस्टर साहब के नाम से, पहली बात। दूसरी बात वो कहते हैं कि आई बी और आर जो है वो 90 होंगे, मतलब कि ये जो दो रे हैं आपके, ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे आपस में, ठीक है, ये दो आई बी और आर, ठीक। आपसे कह रहा है कि कौन सा एंगल होगा, तो आपको ये पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, आपको ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज इलेक्ट्रिक पैरेलल टू ये, दूसरा दिया है आई इक्वल टू टेन इनवर्स 1/म्यू, तीसरा दिया है आई इक्वल टू 1/यू। यहाँ से तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है ना बच्चों, 1/ तो होना ही नहीं है। अगर आपको आई बी निकालना है यहाँ से, तो आई बी इक्वल टू तो सिंपल सा टेन इनवर्स एन होना है, लेकिन ये 1/ में पहुँच जा रहा है, ठीक है। लास्ट वाला क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। देखो बच्चों मैं आपसे कह रहा था कि ये पोलराइज होती है, ये कई बार पूछ दिया गया है और सेम क्वेश्चन यही है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और डाली है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इसके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस से पैरेलल होंगे। इसके जो आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रिक वेक्टर होंगे, वो हमेशा परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे प्लेन ऑफ इंसिडेंस से, प्लेन ऑफ इंसिडेंस से, मतलब इसके जो होंगे ना ऐसे, ये पैरेलल होंगे, ठीक है। तो एक बार बच्चों आप ब्रूस्टर लॉ की थ्योरी ज़रूर पढ़ना, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको आप ज़रूर पढ़ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। 157, देखो बच्चों ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन वाले हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो 157 में आप जाओगे तो 157 आपसे कह रहा है, यंग YDAC एक्सपेरिमेंट है, YDAC आपको अच्छे से आता होगा। तो YDAC में कह रहा है कि जो स्लिट की सेपरेशन है, जैसे आपकी एक स्लिट ये है और एक स्लिट ये है, इन दोनों की जो सेपरेशन होती है उसको हम डी से दिखाते हैं, और यहाँ पर एक स्क्रीन है बच्चों, इसकी जो सेपरेशन है हम कैपिटल डी से दिखाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है आपसे कि जो स्लिट सेपरेशन है छोटा डी है वो 2 mm है, ठीक है,
और कह रहा है कि वेवलेंथ, यहाँ से हमने जो एक सोर्स से दो बनाए, तो वेवलेंथ आपको लैम्डा दी है और उसकी वैल्यू दी है 5896 एंगस्ट्रॉन। उसके बाद कह रहा है कि डी डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन इज इतना, तो डी डिस्टेंस इतना दिया है आपको। और आपसे पूछा जा रहा है इट इज़ फाउंड एट एंगुलर विड्थ, जो एंगुलर विड्थ थीटा है वो है 0.20 डिग्री। टू इंक्रीज द फ्रिंज विड्थ, अगर इसको बढ़ाना है कह रहा है θ1 इक्वल टू 0.21 डिग्री, ठीक है। लैम्डा को सेम रखना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, और डी को सेम। तो जो सेपरेशन है उसको कितना चेंज करें कह रहा है, ठीक है। अब बच्चों एक होती है फ्रिंज विड्थ, दो कंज्यूगेटिव डार्क या ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस, ठीक है। और वो होती है बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। एक होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो थीटा लिख रहे हैं, ये होती है बीटा ओवर डी, बड़ा डी, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया लैम्डा बाई डी। अब लैम्डा तो सेम है आपका, तो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा डिपेंड कर रहा है 1/d पे। तो दोनों को लगा दो, θ1 ओवर θ2 इक्वल टू डी ऊपर भी नीचे भी, और 1 है तो 1 नीचे, 2 है तो 2 ऊपर, सबकी वैल्यू पुट कर दो। θ1 दिया है आपको, ये एंगल है, आपको इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जैसे आप नॉर्मली औरों को सॉल्व कर रहे हो वैसे करो। d2 तो पता ही नहीं है, 2 mm ये हो गया, तो यहाँ अगर आप 100 का इंटू कर देंगे लगभग ये आ जाएगा आपका 1.90 mm के आसपास। चेक कर लेना इसको एक बार, ठीक है। 1 पॉइंट में अगर वो सारे आंसर 1 पॉइंट में हैं तो 1.9 आना चाहिए, वैसे आप देख लेना एक बार, 1.8 भी आ सकता है, लेकिन यही लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे 1 पॉइंट में आएगा, हाँ इतना ही आएगा लगभग। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब आपका होमवर्क क्या है इसमें बच्चों, आपको वाईडी ऐसी एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। जैसे बच्चों जो YDAC एक्सपेरिमेंट है उसमें आप देखेंगे बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी है, ठीक है। अब अगर आप इस पूरे अपैरेटस को पानी में डाल दोगे तो जो नई फ्रिंज विड्थ हो जाएगी वो बीटा बाई एन हो जाएगी, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखना। और अब देखो बीटा जो है ना बच्चों, वो किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे। तो जैसे ही आप लैम्डा चेंज करोगे बीटा भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी आप तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 क्वेश्चन बच्चों, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप विल हैज लार्जर मैग्निफिकेशन एंड हायर एंगुलर रेजोल्यूशन व्हेन इट हैज़ एन ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ। तो बच्चों जो एस्ट्रोनॉमिकल है उसमें हम क्या करते हैं, अगर उसका लार्जर एंगुलर मैग्निफिकेशन आए, अच्छा रिजोल्यूशन आए, तो हम उसमें एक ही चीज़ करते हैं, क्या, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसका जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा होना चाहिए। और फोकल लेंथ को ज़्यादा होने के लिए डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड। तो इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जो हमारा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है बच्चों, मैंने आपके लिए एक समरी बना दी है। देखिए माइक्रोस्कोप में दोनों में दो दो लेंस होते हैं, दोनों कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है आप ऐसे समझो कि जो माइक्रोस्कोप है उसमें जो आप चीज़ों को देखोगे वो छोटी देखोगे, तो ऑब्जेक्टिव मतलब जहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है, तो छोटी चीज़ों को देखोगे तो वहाँ पर क्या होगा, वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, छोटी चीज़ देखनी है। और कितने साइज़ का आपका ऑब्जेक्ट है या जिसको आप देख रहे हो वो है, उसको हम एपरेचर कहते हैं, तो वो भी छोटा होगा, ठीक है। तो जब ये छोटी चीज़ों को देखेगा तो शॉर्ट फोकल लेंथ होगा, ठीक है। तो शॉर्ट फोकल लेंथ होगा, जितना शॉर्ट फोकल लेंथ होगा उतना अच्छा रिजोल्यूशन होगा। सिमिलरली यहाँ देखो बड़ी चीज़ों को, अब देखो ना, आप कोई भी टेलीस्कोप उठाओ, आप किसको देख रहे हो, तारों को देख रहे हो, चाँद को देख रहे हो, कितनी दूर है देखो। तो ज़्यादा दूर होंगे तो फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए, तो फोकल लेंथ बड़ी होगी बच्चों तो हमारा लार्ज एपरेचर होगा। अब आप ये खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं, फोकल लेंथ कम होगी तो डायमीटर भी कम होगा, ये ज़्यादा होगी तो डायमीटर भी ज़्यादा होगा।
आगे देखें, जो ऑब्जेक्ट हमारी आँख की तरफ, जहाँ पर जो हमारा लेंस ऑब्जेक्ट, सॉरी गलती से कहा, जो लेंस हमारी आँख की तरफ होगा, जहाँ आप आँख घुसाते हैं, ध्यान से देखना, जब आप टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में देखेंगे फ़ोटो में, एक आँख घुसाते हैं हम बड़ी आँखें तिरछी करके या छोटी करके, तो अब हम यहाँ पर लार्ज फोकल लेंथ होना चाहिए। किसमें? इसका जस्ट उल्टा, इसमें भी इसका जस्ट उल्टा। क्लियर? अब देखिए, ऑब्जेक्टिव जो है, जो पहला वाला है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, ठीक है, इसमें रियल इमेज बनाता है, ठीक है, और मैग्नीफाइंग बनाता है। लेकिन जो फाइनल इमेज है बच्चों, इन दोनों में कहाँ क्या बनती है? इमेजिनरी बनती है, ठीक है। और लास्ट इनका फॉर्मूला देखो, इनमें से एक फॉर्मूला याद कर लो आप, रिजॉल्विंग पावर याद कर लो, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर में अपॉन लैम्डा, अगर आपको वेवलेंथ के टर्म में दे देंगे तो आप यहाँ से कन्फर्म रिजॉल्विंग पावर जो होती है बच्चों, चाहे माइक्रोस्कोप की हो चाहे टेलीस्कोप की हो, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। और जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, ये इसकी रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। अब जो एन साइन थीटा है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एपरेचर, और जो डी है, इसको यहाँ बोलते हैं न्यूमेरिकल एपरेचर। वैसे ये है डायमीटर ऑफ द लेंस। तो आप चाहें इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने इसीलिए आपके लिए लिख दिया, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट खच्च करके ले लें, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 159। 159 और 159 कई बार जेई में भी पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगर आप देखेंगे कलर कोडिंग, तो आपसे दिया है, आपको एक कार्बन रजिस्टर है जिसका वैल्यू दी है 47 ± 4.7, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से कलर होंगे। तो आपको पता ही है, एक हमारा रूल होता है, याद करने के लिए निमोनिक बनाया जाता है, बीबी रॉय ग्रेट बिट्रेन वेरी गुड वाइफ। उसके हिसाब से हम इसकी नंबरिंग करेंगे अगर, तो क्या होगा देखते हैं। ये मेरी बच्चों वो टेबल है, ये मैं भी ऑलरेडी मैंने इसलिए लिख दे रहा हूँ कि टाइम थोड़ा बच जाए हमारा। तो ये रूल है याद करने का, बीबी रॉय ग्रेट बिट्रेन वेरी गुड वाइफ, हैज होना था, कोई बात नहीं, ये याद करने की ट्रिक है। अब देखो, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, ये क्या है? बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई एंड सो ऑन। जो पहला पहला कलर होगा बच्चों, पहला जो फिगर होगा वो इससे उठाना है। तो जैसे हमारा पहला फिगर 4 है, तो 4 से हमारा क्या हो जाएगा? येलो, ठीक है। तो 4 हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है येलो को। और जो सेकंड है ना बच्चों, अगेन सेकंड जो नंबर है वो भी यहीं से उठाना है, 7 हमारा आ रहा है वॉयलेट। तो येलो और वॉयलेट, ठीक है। तो येलो और वॉयलेट एक ही ऑप्शन में था, फोर्थ वाला वो सही हो गया, हम फिर भी आगे डिस्कस करेंगे। तो जब आपके पास कलर दिए रहेंगे, पहले दो, जैसे बैंड होता है ना, बैंड भी दिया रह सकता है कभी कभी, तो जैसे कलर फर्स्ट है, कलर सेकंड है, इसके जो आपको नंबर हैं उनको ऐसे ही लिख देना है। जो भी नंबर आएंगे इंटू इंटू नहीं करना है। मान लो ए नंबर आ गया, बी आ गया, तो आपने ए लिख दिया, बी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको इंटू करना है, जो भी तीसरा कलर आएगा वो तीसरा हम यहाँ देखेंगे, इसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, इसमें 47 है ना, 47, अच्छा 47, अच्छा बाहर से ना किलो ओम भी था बच्चों, बाहर से किलो ओम भी है, क्योंकि इंटू में कुछ नहीं है ना। अब देखो किलो ओम का मतलब समझ रहे हो आप, किलो ओम का मतलब हुआ 47 ± 4.7। अभी किलो ओम इन्होंने लिख तो बाहर दिया है ना, ये यहाँ पर लिखना चाहिए था, किलो ओम यहाँ पर लिखना चाहिए था, तब हम इसको करते 47 × 10⁻³ + 4.7, ऐसा हम इसको कहते। अब इन्होंने बाहर लिख दिया तो हम दोनों के साथ इंटू करेंगे फिर। अब ठीक है, देखते हैं आंसर आएगा नहीं आएगा। तो 10⁻³ किससे आएगा? ये वाले से, तो ये ऑरेंज, तो ये हमारा तीसरा कलर हो गया ऑरेंज, ठीक है बच्चों। अब जो है हमारा
ये लास्ट वाले प्लस माइनस है, प्लस माइनस के बाद हमें लिखी जाती है टॉलरेंस, और टॉलरेंस कितनी है 4.7। अब देखो इसमें 5%, 10%, 20%, तो जो आपका सही होगा इसमें वो होगा 10%। कितना आ रहा है 4.7 आ रहा है ना। तो जब आप इसको इंटू करेंगे तो ये तो बहुत कम आएगा, तो इसीलिए इन्होंने एक ही ऑप्शन दिया है, तो इसमें तो सिल्वर दिया है। ठीक है, तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वैसे तो गोल्ड भी हो सकता है, तो आप इसको ध्यान में रख लीजिए। तो पहला बैंड आपको नंबर ऐसे लिखना है, दूसरा ऐसे लिखना है, तीसरा आपको मल्टीप्लायर इंटू करके लिखना है, फिर आपको टॉलरेंस लिखनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत लग रही है मुझे, क्योंकि आप देखिए, खुद ही देखिए, अगर मैं इस पहली बात तो ये ओम इन्होंने बाहर लिखा है। ठीक है, चलो मैं अंदर भेजता हूँ, दोनों के साथ भेजना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये 47 ओम का तो सही बैठ रहा है, इससे हमारा आंसर वैसे आ गया है। ठीक है, अब इससे हमें टॉलरेंस निकालनी है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.30 और खिसक जाएंगे, तो ये तो फिर बहुत ही कम हो गया ना, 5% से भी कम आ गया, तो इसलिए तो गोल्ड होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, अगर हम यहीं पर ओम लेते हैं तो ये आ रहा है 4.7, तो उससे फिर आप देख लेना 5%, 10% जब भी लिखा होगा तब आप गोल्ड, सिल्वर और कोई भी कलर नहीं होगा तो 20%। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ दिया नहीं है, कुछ मिसप्रिंट हो गया हो या जो पेपर मेरे पास है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, वो तो पहले से ही हो गया था, पहले दो को देख के ही आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।